गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। आज हम 8th क्लास का सेकंड चैप्टर करने जा रहे हैं और जो कि सेकंड पार्ट है अराइवल ऑफ द ब्रिटिश इंडिया कंपनी, कि ब्रिटिश इंडिया कंपनी का किस प्रकार आगमन होता है। ठीक है, यानी कह रहे मैं सीधी सी बोले तो ब्रिटिश इंडिया कंपनी का आगमन कहाँ, भारत में, तो वो देखते हैं। तो इंग्लैंड की महारानी क्वीन एलिजाबेथ, ठीक है, उन्होंने एक औपचारिक शाही फरमान जारी करती है और जो कि व्यापारिक ईस्ट इंडीज कंपनी चलाने वाले जो सौदागर थे लंदन के, उनको दे देती है और इस आशा से देती है कि जो डचों का जो मोनोपोली है, जो कि अधिकार था किस पर, इंडोनेशिया पर मसाले, ठीक है, व्यापार करने का, उनको तोड़े। ठीक है, उसके बाद देखते हैं कि पहले एक साल तक उन्होंने ये सिद्ध करने में लगा दिया कि वो व्यापार करने के लिए ही आए। यानी कहने में सिंपल सी बात है कि पहले साल उन्होंने सिर्फ अपना ध्यान केंद्रित किया, सिर्फ व्यापार करना है, कंपनी को क्या करना है, व्यापार करना है। और उसके बाद क्या है, कोई वहाँ जाके साम्राज्य विस्तार नीति नहीं करनी है अपने को। ठीक है, कंपनी ने सिर्फ अपने फोकस रखा, ध्यान केंद्रित किया सिर्फ व्यापार पर, कि हमें किसी से कोई लेना देना नहीं है, सिर्फ व्यापार ध्यान करना है। और साम्राज्य नीति विस्तार जो इंडिया में साम्राज्य नीति विस्तार नहीं करनी है। ठीक है, सिर्फ क्या करना है, व्यापार। इस बात पर उन्होंने फोकस ध्यान केंद्रित किया या इसको ध्यान में रखा। उसके बाद इंग्लिश जो व्यापारी थे बार बार व्यस्त रहते थे, वो युद्ध में, लड़ाई झगड़े में, किनके साथ, डचों और जो पुर्तगाली लोग थे उनके, और वो भी कहाँ, इंडियन ओशन और तटीय इलाकों पर। ठीक है, कि कहने का मतलब है कि जो ब्रिटिश या अंग्रेज व्यापारी थे वो बार बार इंडियन ओशन के, जो कि भारतीय हिंद महासागर के जो तटीय इलाके हैं, बंगाल की खाड़ी या अरब सागर की और नीचे हिंद महासागर है, उनके तटीय इलाकों पर क्या है, उनके साथ उलझे रहते थे, लड़ाई करते रहते थे बार बार, किनके, डचों और पुर्तगालियों के साथ। ठीक है, फिर कंपनी ने, यहाँ अंग्रेज कंपनी की बात हो रही है, ठीक है, ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी की, तो कंपनी ने विक्ट्री, बहुत महत्वपूर्ण विक्ट्री क्या है, अर्जित कर लेती है, प्राप्त कर लेती है, किनके खिलाफ, पोर्टुगीज को हराकर। किसके युद्ध में, सवाली के 1612 के युद्ध में, जो सवाली का युद्ध हुआ था 1612 में, उसमें अंग्रेज क्या है, जो पुर्तगालियों को हरा देते हैं। ठीक है, और सवाली का है सूरत में। ठीक है, सूरत के सवाली के युद्ध में 1612 पर, ठीक है, एक युद्ध होता है अंग्रेज और पुर्तगालियों के बीच में, जिसमें पुर्तगालियों की हार होती है और अंग्रेजों की महत्वपूर्ण जीत होती है। उसके बाद उन्होंने डिसाइड कर लिया कि हम क्या है, यहाँ पर अपना जो प्रादेशिक क्षेत्र है उसका विस्तार करेंगे, अर्जित करेंगे, जिस प्रकार हमने सूरत में जीता है पुर्तगालियों से, वैसे ही और क्या है, आगे और बढ़ोतरी करेंगे, साम्राज्य नीति विस्तार करेंगे। और अब भारत के प्रादेशिक एरिया में जो मेनलैंड है, ठीक है, मुख्य जहाँ भूमि है इंडिया की, उन पर क्या है, अधिकार करेंगे। ठीक है, या पैर जमाएंगे वहाँ। उसके बाद इनकी जो मंजूरी होती है, ऑफिशियल आधिकारिक मंजूरी लेने के लिए दोनों से मंजूरी लेते हैं, एक तो ब्रिटेन के, ठीक है, और एक मुगल अंपायर से, कि हमें क्या है, यहाँ पर व्यापार करने दी जाए इन क्षेत्रों में। तो इस तरह की मंजूरी लेने के लिए मंजूरी ले लेते हैं। और साथ ही में जो कि इंग्लैंड की जो क्राउन है, ठीक है, उनसे भी क्या है, एक डिप्लोमेटिक मिशन के तहत चलाने के लिए, लॉन्च करने के लिए बोल देता है कि एक कूटनीतिक, एक
मिशन चलाई है साथ में, उनसे रिक्वेस्ट की क्राउन से, जो कि एलिजाबेथ थी महारानी, ठीक है, उनसे भी। तो दोनों तीनों तरफ से क्या है, आगे की सोच रहे थे अंग्रेज, ठीक है। उसके बाद देखते हैं 1612 में जेम्स फर्स्ट थे, वो सर थॉमस रो को भेजते हैं मुगल एम्पायर में, नूरुद्दीन सलीम जहांगीर के दरबार में एक व्यापारिक या व्यवसायिक संधि करने के लिए, जिससे कि कंपनी को वहाँ बहुत ज़्यादा राइट्स अधिकार मिले और उनकी वहाँ पर फैक्ट्रियाँ स्थापित हो, रहने के लिए एरिया मिले सूरत में, ठीक है। और मुगल काल में जो जहांगीर का शासन था उसके समय में सबसे पहले हॉकिंस आया था, ठीक है, 1609 में। तो उसको जो विजय है वो हासिल नहीं मिली, ठीक है, मुगल एम्पायर में जहांगीर के काल में आया था। लेकिन उसके बाद सर थॉमस रो आए थे, उनको ये हासिल हो गए। व्यापार करने के लिए क्षेत्र में सबसे आगे थॉमस का नाम आता है, ठीक है, इनको ये परमिशन मिल जाती है। इसके पीछे भी एक कूटनीतिक डिप्लोमेटिक तथ्य है, वो देखें क्या है। तो उन्होंने क्या है, एक ऑफर प्रदान किया रिटर्न में कंपनी ने, किसको, मुगल एम्पायर को, यानी जहांगीर को, कि कह रहे हैं कि हम जो हमारे क्षेत्र से अच्छी अच्छी वस्तुएं आपको ला कर देंगे, और साथ में क्या है, जो दुर्लभ यूरोपियन मार्केट में जो कि दुर्लभ चीज़ें हैं वो भी आपको क्या है प्रोवाइड कराएंगे या ला के देंगे आपको। तो ऐसी उनको क्या है, लालच दे दिया जहांगीर को, ठीक है, बढ़िया बढ़िया चीज़ें ला के देंगे यूरोपियन मार्केट से। तो ऐसी लालच देके तो परमिशन हासिल कर लेते हैं और ये सफल रहते हैं। तो इस मिशन के तहत देखते हैं तो ये सर थॉमस रो थे, वो सक्सेसफुल हो जाते हैं और जहांगीर एक लेटर सेंड करते हैं थॉमस रो के हाथ से, किसको, जेम्स को फर्स्ट को, जो कि इंग्लैंड के किंग थे, ठीक है। उसके बाद देखते हैं तो फर्स्ट पैराग्राफ में कंपनी है वो साम्राज्यवादी संरक्षण में बेनिफिट उठाते हुए उन्होंने अपने साम्राज्य का विस्तार किया बहुत जल्दी, वो भी कॉमर्शियल, वाणिज्य, व्यापार, ठीक है। इस ऑपरेशन के तहत क्या है, उन्होंने अपने क्षेत्र का विस्तार कर लिया, व्यापार का भी विस्तार कर लिया साथ में। किनके, जहांगीर के जो फरमान के या परमिशन के मिल गई थी कि आप व्यापार कीजिए, ठीक है, तो वो तो व्यापार करने लग गए और उनके संरक्षण में। अब क्या है, देखते देखते पुर्तगाली भी उन्होंने एस्टेडो द इंडिया को ग्रहण किया। उनको ये अच्छा नहीं लगा कि ब्रिटिश किस प्रकार क्या है बढ़ते जा रहे हैं, उनका व्यापार और समृद्ध होता जा रहा है। तो उन्होंने क्या है, फिर उन्होंने भी विस्तार किया पुर्तगालियों ने, और उन्होंने गोवा, फिर चिटगांग और बॉम्बे, इन इलाकों पर क्या है आधार बनाकर व्यापार करना स्टार्ट कर दिया। पुर्तगालियों के बाद में क्या है, एक पुर्तगालियों की एक राजकुमारी थी जिसका नाम था कैथरीन, जो ब्रिगेंजा की कैथरीन थी। उसका जो मैरिज है वो किसके साथ हो जाता है, इंग्लैंड के किंग चार्ल्स सेकंड के साथ हो जाता है, ठीक है। और दहेज के रूप में पुर्तगाली क्या है, कुछ क्षेत्र जो जीते थे यहाँ, जहाँ से वो क्या है, जो कौन कौन से थे, गोवा थे, चिटगांग थे, बॉम्बे थे, इन क्षेत्रों को आधार बनाकर व्यापार कर रहे थे। उनमें से बॉम्बे को क्या है, दहेज के रूप में किंग चार्ल्स को दे देते हैं कि आप दहेज में क्या है, ये ले लो, ये राज्य, ठीक है हमारा। फिर बॉम्बे इनको मिल गया, इंग्लैंड को, जो किंग चार्ल्स थे राजा, उनको। ईस्ट इंडिया कंपनी ने फिर क्या है, एक जॉइंट अटैक किया, आक्रमण, डच जो कि यूनाइटेड ईस्ट इंडिया कंपनी के नाम से वीओसी कंपनी थी, उनके खिलाफ, जो कि पुर्तगाली और स्पेनिश के जो जहाज थे, कहाँ, चाइना के तटीय इलाकों पर, तो उनके साथ आक्रमण किया, युद्ध लड़े, और जिसकी सहायता किसको मिली, चाइना को उनके
ईस्ट इंडिया कंपनी को पोर्ट्स बचाने के लिए मिल गई। ईस्ट इंडिया कंपनी ने सिक्योर कर लिया जो कि पोर्ट था, बंदरगाह था चाइना में, ठीक है। उसके बाद ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी थी, उन्होंने अपने जितने भी कॉम्पिटिटिव थे यानी प्रतिस्पर्धा करने वाले, ठीक है, जिनमें से डच थे, फ्रेंच थे, जो कि 17वीं-18वीं शताब्दी में सेंचुरी में उनके साथ बहुत प्रतिस्पर्धा करते हैं। किसके चक्कर में? जो कि स्पाइस आइलैंड होते हैं, जो कि मसाले के द्वीप थे, उनके चक्कर में, क्योंकि उनका क्या है, उनका अधिकार था, किनका? फ्रेंच और डचों का। तो उनको प्राप्त करने के लिए क्या है, वो यहाँ से उनको प्रतिस्पर्धा करनी पड़ती थी, लड़ाई, ठीक है, युद्ध, ताकि वो कब्जे में ले ले। क्योंकि ये इन्हीं इलाकों में क्या विशेषता है, ये मसाले क्या है, आइलैंड पर पाए जाते थे, जिनमें से मुख्य मसाले कौन थे? काली मिर्च थे, काली मिर्च, अदरक, जायफल, लौंग, दालचीनी, ये पूरे मसाले थे जो कि इन आइलैंड पर, भारत पे, इंडोनेशिया में, जावा, सुमात्रा, इन इलाकों पर क्या है, पाए जाते थे। और उसके बाद प्रत्येक एक जल यात्रा से या जहाजी बेड़े से क्या 400% का मुनाफा कमाते थे ये, चाहे डच हो, चाहे फ्रेंच हो, चाहे ब्रिटिश हो, ठीक है। तो हर यात्रा से कम इतना परसेंट तो 3 गुना 4 गुना कमाते थे, पता नहीं, ठीक है, प्रत्येक जहाज से। उसके बाद देखें तो डच और ब्रिटिश के बीच में बहुत ज़्यादा तनाव पैदा हो गया युद्धों से, क्योंकि ये जहाँ पे जाते लड़ाई युद्ध करते थे कि इस पर हमारा अधिकार होगा, ये क्षेत्र हमारा है, तो इस तरह से इस पर हम व्यापार करेंगे। यहाँ पर ये एक दूसरे में हस्तक्षेप करते थे व्यापारी, ठीक है। इसके चलते उनमें बहुत ज़्यादा तनाव या टेंशन पैदा हो गई डच और ब्रिटिश के बीच में, ईस्ट इंडिया कंपनी के। तो इनके चलते कंपनी के बीच में लास्ट 4 युद्ध होते हैं, एंग्लो डच वॉर बोलते हैं जिसको, जो कि 1652 में से लेकर 1654 तक, 1665 से 1667 तक, 1672 से 74 तक और 1780 से लेकर 84 तक। तो इनके बीच में ये 4 एंग्लो डच वॉर युद्ध होते हैं, ठीक है। डच कंपनी थी अपना प्रॉफिट मेंटेन यानी व्यवस्थित बनाए रखने के लिए रखना चाहती थी, और क्योंकि उनका जब तटीय इलाकों में जब युद्ध होता था तो उनको क्या है, जो कमाया हुआ था प्रॉफिट ट्रेड से, वो सारा क्या है, युद्ध में लॉस हो जाता था, यानी खो देते थे अपना। तो इसको क्या है, इस प्रॉफिट को दोबारा प्रोड्यूस यानी उत्पन्न करना चाहते थे या बनाए रखना चाहते थे, मेंटेन किस प्रकार बचा के रख सकते हैं प्रॉफिट को। तो ये डच कंपनी कोशिश कर रही थी, और इसी बीच कंपटीशन और ज़्यादा उत्पन्न हो गया, प्रतिस्पर्धा बढ़ गया। 1635 में जब चार्ल्स फर्स्ट आए, उन्होंने परमिशन दे दी, व्यापार करने की लाइसेंस छूट दे दी खुली सर विलियम कॉर्टिन को कि आप व्यापार कीजिए। और छूट क्या मिली थी उनको कि सर विलियम कॉर्टिन को परमिट दे दी कि आप आप अपना एक संगठन बनाइए, जो भी हो सके व्यापार कीजिए, बढ़ोतरी कीजिए, और किसी भी स्थिति में प्रॉफिट होना चाहिए ईस्ट इंडिया कंपनी को, और अपने क्या है साम्राज्य नीति विस्तार है वो भी कीजिए, एक जगह पर मत रुकिए, एक जगह पर व्यापार को आगे बढ़ाइए, दूसरे क्षेत्र में एक जगह पर सीमित ना रहिए। तो ये परमिशन भी मिल गई। इनके चलते इस कार्य को अब उन्होंने क्या एक लक्ष्य निर्धारित कर लिया सर कॉर्टिन ने, और अपनी शक्ति को, पावर को और सुदृढ़ किया, वृद्धि की, ठीक है। उसके बाद देखते हैं ईस्ट इंडिया कंपनी के चार्ल्स सेकंड जो आए, फिर उन्होंने भी परमिशन दे दी ईस्ट इंडिया कंपनी को 5 जो एक्ट होते हैं कानून, उनकी सीरीज बनाकर 1670 में। और क्या राइट्स दिए उनको वो देखते हैं कि आप राइट दिए थे कि आप स्वशासी बनिए, यानी एक अपना क्षेत्र अर्जित कीजिए, कमाइए और उस पर शासन कीजिए, और उस वहाँ पर अपनी स्वयं की साल
निर्मित कीजिए, मनी बनाइए, वहाँ पर डालें और मार्केट में लाएं, प्रचलित करिए, व्यापार में लाइए उनको, ठीक है। और दोनों दोनों जो कि जुडिशियल न्याय है, वो सिविल और क्रिमिनल, नागरिक और आपराधिक, उनको लाइए और अपने एरिया में जो भी आवश्यकता हो प्राप्त कीजिए, ठीक है। इस तरह का उन्होंने को आदेश दे दिया ये सारे। और कौन से जिस क्षेत्र पे आप अर्जित करेंगे या कब्जा करेंगे तो उन्हीं क्षेत्रों में अपना स्वशासन स्थापित कीजिए, ठीक है। खुद का नियंत्रण, अपने रूल कायदे नियम बनाइए, ठीक है। इस प्रकार उन्होंने आदेश दे दिया। आगे देखते हैं। कंपनी ने फिर एक नई, जो फ्रेश या ताज़ा बोल सकते हैं, उन्होंने तटीय इलाकों की क्या विक्ट्री हासिल की थी बहुत ज़्यादा, और स्वयं का एक प्राइवेट निजी सुशासित क्षेत्र पर शासन स्टार्ट कर दिया और अपनी आर्मी का विस्तार किया और कर्नाटक जो क्षेत्र था, जो कर्नाटक का, उस पर भी कब्जा किया और वहाँ पर शासन किया। और वहाँ को कर्नाटक क्षेत्र को बेस बनाकर फिर मद्रास में पहुँच गए, मद्रास से फिर बंगाल से फिर कलकत्ता में। तो इस तरह से क्या है, धीरे धीरे साम्राज्य नीति विस्तार स्टार्ट कर दी इन्होंने। फिर धीरे धीरे देखते हैं, उनको रोकने वाला, उनकी बाधा में कोई औपनिवेशिक पावर सत्ता नहीं आई रोकने के लिए। इसलिए क्या है, ये एक क्षेत्र से दूसरे क्षेत्र तक विस्तार करते गए। अगर कोई बाधा आती तो क्या है, फिर इनको युद्ध करना पड़ता, फिर ये हानि होती। तो इसलिए क्या है, इनके बीच में कोई रुकावट आई नहीं, बिना रुकावट के क्या है, एक क्षेत्र से दूसरे क्षेत्र पर कब्जा करते गए, ठीक है। उसके बाद देखते हैं 1689 में मुगल एम्पायर या मुगल शासन के दौरान देखते हैं तो उनका एक कमांडर था। मुगल 1689 में मुगल जो शासक था औरंगजेब, उसने एक कमांड आदेश जारी किया सिद्दी याकूब को अटैक करने पर, बॉम्बे के लिए, कि बॉम्बे पर जाके अटैक कीजिए आप। बाद में एक साल बाद देखते हैं ईस्ट इंडिया कंपनी 1690 में क्या है, अपने आप को सरेंडर कर देती है। किसके? मुगल एम्पायर के जो कमांडर आया था बॉम्बे पर अटैक करने के लिए, सिद्दी याकूब को सरेंडर कर देती है। और कंपनी क्या है, कंपनी की तरफ से एक दूत भेजा गया औरंगजेब के दरबार में, उनसे क्या माफ़ी मांगने के लिए कि हमें माफ़ कर दीजिए, दोबारा ऐसी गलती नहीं होगी। क्योंकि एक क्षेत्र से दूसरे क्षेत्र में बिना रोक टोक के क्या है कब्जा करते जा रहे थे, और उनमें क्या है वो हौसला आता गया कि हमें कोई नहीं रोक रहा। तो इस चक्कर में क्या है, औरंगजेब ने क्या है पहल की थी इनको रोकने के लिए। फिर उसके बाद माफ़ी मांगने लगे, और फिर कंपनी के जो दूत था वो स्वयं सुरक्षा के लिए उन्होंने क्या है कि हम क्या है दोबारा ऐसी गलती नहीं करेंगे, और इसके लिए क्या है आप जो कहोगे वो कंपनी के जो दूत आया था उसको क्या क्षमा करके भेज दिया जाता है, और भेजने से पहले उसको ये बोला जाता है कि आपको मुगल एम्पायर को अर्जाना देना पड़ेगा, भरना पड़ेगा, और प्रॉमिस करना पड़ेगा कि भविष्य में ऐसा व्यवहार दोबारा ना करें, ठीक है। उसके बाद जो मुगल एम्पायर की जो सेना थी वो वापस बुला ली जाती है,
और इसके बाद कंपनी बाद में दोबारा रीस्टैब्लिश यानी दोबारा पुनः अपनी स्थापना कर लेती है। वैसी जो पहले सेटअप हुई थी वैसे की वैसे दोबारा स्थिति बना लेती है और बॉम्बे वैसा ही बन जाता है वापस जैसा पहले था और एक नया सेट बेस बनाते हैं फिर कोलकाता को, वहाँ पर अपना केंद्र स्थापित कर लेते हैं, वहाँ से व्यापार करने ले जाते हैं कंपनी। तो ये आपका चैप्टर था, तो इसको अच्छे से पढ़ना और समझना। थैंक यू।